हेलो गाइस, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? गाइस, आज हम लोग अपनी माइक्रो इकोनॉमिक्स की अल्फा सीरीज में एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करेंगे, जिसका नाम है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। देखिए, मोनोपोली के टॉपिक में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आ जाता है टॉपिक के कैसे हम अपनी इकोनॉमी के अंदर अपना प्रॉफिट एज पॉसिबल मैक्सिमम बना पाते हैं। मोनोपोली का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? सिर्फ अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना, प्राइस जितना पॉसिबल हो सकता है उतना मेंटेन रखना है जहां पे उसका मैक्सिमाइज प्रॉफिट आ जाए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि मोनोपोली अपना प्रॉफिट चाह कर भी बहुत ज्यादा नहीं कर पाता। ठीक है, तो उस सिचुएशन में उसे एक अलग प्रकार का कंसेप्ट इस्तेमाल करना पड़ता है, एक अलग प्रकार की टेक्निक इस्तेमाल करनी पड़ती है, जिसे हम लोग यहाँ पे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का मतलब प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बोलते हैं। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का एक और नाम होता है यहाँ पे, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी। नॉन यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी। ठीक है, क्योंकि देखो अभी तक हमने जितना पढ़ा है गाइस, अभी तक हम जितना भी पढ़ते आए हैं उसे हम बोलते थे यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि प्राइसेस सबके लिए सेम है। प्राइसेस सबके लिए सेम है, किसी के लिए अलग प्राइस नहीं है। उसे हम यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी का नाम देते हैं। लेकिन आज आज से जो मैं टॉपिक कवर करूंगा उसे नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं, यानी अब यहाँ पे किसी भी रीजन से प्राइसेस बदल सकते हैं। समझ में आ गई मेरी बात? अब ये आप सोच रहे होंगे कि सर डिस्क्रिमिनेशन, देखो डिस्क्रिमिनेशन का आसान भाषा में मतलब होता है बायस्ड होना या पार्शियलिटी करना। ठीक है, मान लो मैं जैसे मोनोपोलिस्ट हूँ और मेरे सामने दो प्रकार के कंज्यूमर्स हैं, तो मैं दोनों से अलग अलग प्राइस चार्ज कर रहा हूँ यहाँ पे। अब इसका मीनिंग क्या है भाई? ये तो गलत बात होती है। दोनों मुझसे लड़ सकते हैं, लेकिन मजे की बात क्या है, वो दोनों लड़ेंगे नहीं और वो अपनी मर्जी से मुझे पैसे देंगे जो मैं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं तुम इतने दो और तुम इतने दो। अब वो टेक्निक्स होंगी, ऐसा तो है नहीं वो खुलेआम हाँ भाई तू ज्यादा दे और तू कम दे, ऐसा नहीं होता। खुलेआम नहीं होती। बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं, बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं, बहुत सारे जनरली आप कह सकते हो कभी कभी टाइम सेगमेंट होता है। ठीक है, कभी कभी आपका ज्योग्राफिकली सेगमेंट्स होते हैं, ये सेपरेशंस होते हैं यहाँ पे। ठीक है, कभी कभी जो 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 मोनोपोलिस्ट होता है वो कंज्यूमर को ही बोलता है कि जितना तुम पैसे दे सकते हो दो। जैसे मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, आपने जनरली हम मूवी देखने जाते हैं थिएटर में। अब मूवी देखने जाते हैं तो थिएटर के अंदर मोस्ट प्रोबेबली दो या तीन अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। डायमंड होता है, सिल्वर होता है, प्लैटिनम होता है, मतलब अलग अलग प्रकार के डिविजन्स होते हैं और सबका प्राइस अलग अलग होता है। अब देखो मजे की बात, मूवीज आती हैं, कोई उसी सेम थिएटर के अंदर, उसी सेम हॉल के अंदर एक पर्सन मूवी के लिए पैसे दे रहा है, एग्जाम्पल 400 रुपए, एक दे रहा 300 रुपए, एक दे रहा 200 रुपए। मूवी को सब बराबर देख रहे हैं, किसी को कम ज्यादा नहीं हो रही। और मजे की बात क्या है, कोई नाराज भी नहीं हो रहा। अभी देखो ना, आप देखो ना, आप मूवी देखने जाते हो तो आप अपनी मर्जी से अलग अलग सेट कर लेते हो, लेकिन क्या होता है वहां पे मोनोपोलिस्ट ने ये मतलब कुछ टेक्निक यूज करी है जिससे कि भाई हर कोई अपने अलग अलग पैसे पे कर रहा है, अलग अलग पैसे पे कर रहा है, उससे कोई दिक्कत नहीं। अब जैसे एग्जांपल अभी ट्रेड फेयर लगता है हर साल हमारे इंडिया में, प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर लगता है। तो आपको पता है उसके अंदर बिजनेस क्लास टाइमिंग्स अलग होती है, नॉर्मल टाइमिंग्स अलग होती है, मतलब नॉर्मल डेज अलग होते हैं। ठीक है, जैसे वो कहते हैं ना कि बिजनेस आर्स वो बिजनेस मैन्स के लिए अलग अलग होगा ये। जो लोग होंगे वो जो कम भीड़ में आना चाहते हैं वो पहले आ जाओ, बट उनका चार्ज जो आई थिंक 500 रुपए का है ना, शायद आपको पता होगा, ये 500 रुपीज का है। ठीक है, जो हॉलीडेज में आ रहे हैं, गजेस्टेड हॉलीडेज में आ रहे हैं, सैटरडे संडे में आ रहे हैं, उनका 150 रुपीज चार्ज है। और जो जनरल डेज में आ रहे हैं, ठीक है, वीक डेज में आ रहे हैं, और जो हाँ इन्हीं डेज में आ रहे हैं बेसिकली, उनका 80 रुपीज चार्ज है। तो जितने 500 दिए और जितने 80 रुपए दिए, तो क्या वो 500 वाला 80 वाले से लड़ेगा कि तूने कम क्यों दिए या मुझसे इससे कम क्यों लिए? नहीं, मैंने मतलब जनरली मोनोपोली ने सबको बोल दिया था कि भाई तुम्हारी मर्जी, तुम जब जब आना चाहो आ सकते हो, ये अलग अलग टाइमिंग के अलग अलग प्राइजेस हैं ये।
है कि नहीं? बात समझ में आ गई मेरी आपको? तो ये इस सब चीजों को हम कहते हैं कि प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, जहाँ पे मोनोपोलिस्ट हर पीपल से अपने हिसाब से अलग अलग प्राइस चार्ज करता है। तो ये एक बेसिक कंसेप्ट मैंने आपको यहाँ पे बताया, अभी हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, तो कॉपी पेन निकाल लीजिए, बढ़िया तरीके से चीजों को नोट करिएगा। ठीक है, मैं क्लास इसके साथ अटैच कर रहा हूँ, इस क्लास में मैंने डिटेल में इस चीज समझा दी है, बढ़िया बढ़िया नोटिंग करिएगा, बड़ा मजा आएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, और क्लास के बाद में देखने के बाद कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, कमेंट जरूर करना। ठीक है, ओके। यस पीपल, कैसे हैं आप लोग? होप सो फ्रेंड्स आप लोग बहुत अच्छे रहे होंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं फ्रेंड्स। आज हम लोग गाइस स्टार्ट करेंगे अपना मोनोपोली का टॉपिक गाइस, जिसका नाम है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। गाइस एज यू नो, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका मोनोपोली के अंदर। और गाइस ये नॉर्मली अभी आपको पता होना चाहिए कि गाइस के कोई भी प्रोड्यूसर है, कोई भी सेलर बेसिकली मतलब सिमिलर प्रोडक्ट के लिए, सेम प्रोडक्ट के लिए गाइस डिफरेंट प्राइसेस कैसे कैसे चार्ज करता है। और गाइस इसके पीछे का मोटिव क्या होता है, मतलब अभी मान के चलो कि कोई भी प्रोड्यूसर होता है, कोई भी सेलर होता है, सिमिलर गुड्स के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्राइसेस चार्ज करता है। तो गाइस बेसिकली अगर ये बात आती है कि भाई डिस्क्रिमिनेशन प्राइसेस का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है चार्जिंग डिफरेंट प्राइसेस फॉर सिमिलर प्रोडक्ट्स। ठीक है, और इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव क्या होता है गाइस? इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव बस इतना सा होता है कि टू अर्न मोर प्रॉफिट। ठीक है, अर्न मोर प्रॉफिट जितना भी हो सकता है। और गाइस इसका मतलब ये नहीं होता कि ज्यादा प्रॉफिट के चक्कर में आप कंज्यूमर से मतलब कुछ भी मांग लोगे। इसका मोटिव बस इतना सा होता है कि अगर कोई भी कंज्यूमर उतना अमाउंट पे नहीं कर सकता जितना आप मांग रहे हो, तो आप उसकी विलिंगनेस टू पे के अकॉर्डिंग बात करते हो। गिवन दैट अगर मैं एग्जांपल मैं बोलूं कि भाई किसी कमोडिटी की अगर मैं आपसे बात करता हूँ, भाई कोई कमोडिटी है, एक्स कमोडिटी है, उसके लिए मैं मतलब मोनोपोली मांग रहा है उसके 100 रुपीज। ठीक है, मैं उसके 100 रुपीज नहीं पे कर सकता, तो मोनोपोली अगर मुझे लूज नहीं करना चाहता, बेसिकली वो चाहता है कि मैं उसका कस्टमर बनूं, मैं उससे ट्रांजेक्शन करूं, तो मोनोपोली मुझसे पूछेगा भाई आपको कितने पैसे में पे ये गुड चाहिए, तो फिर मैं उससे अपना प्राइस बताऊंगा। अगर उसको मेरे वाले प्राइस से कुछ भी प्रॉफिट हो रहा होगा, कुछ भी प्रॉफिट, तो गाइस वो डिस्क्रिमिनेशन करके मुझे वो कमोडिटी प्रोवाइड कर देगा। लेकिन गाइस ध्यान रखना, ये अनाउंस्ड प्रैक्टिस नहीं होती। अनाउंस प्रैक्टिस का मतलब क्या होता है? ये बेसिकली लीगलाइज नहीं होता। ये डिपेंड करता है सिचुएशंस पर, टाइम पीरियड पर, जोग्राफिकल एरियाज पर, मतलब ये यहाँ पे मल्टीपल चीजें मैटर करती हैं। ठीक है बेटा, अब अगर मैं यहाँ पे डिस्कशन करता हूँ आप लोगों से, मान लो मैं आपसे डिस्कशन करता हूँ आप लोगों से कि मेरी ही क्लास आप लोगों ने ज्वाइन करी है। ठीक है, मेरी क्लास आप लोगों ने ज्वाइन करी है, तो मेरे कोर्स की फीस यहाँ पे 50,000 है, 50,000 है मेरे कोर्स की फीस। एम ए इकोनॉमिक्स एंट्रेंस 50,000 रुपीज है। ठीक है जी, मेरी कोर्स से 50,000 की फीस है। तो मैंने कुछ बच्चों ने उसको 50,000 परचेज करा, कोई बात नहीं। आफ्टर दैट एक ऑफर निकल के आया कि भाई यहाँ पे हम 10% डिस्काउंट देंगे, तो उसके अंदर कुछ बच्चों ने ज्वाइन कर लिया, मतलब 40,000 आई थिंक 45,000 फीस पर। ठीक है, फिर कुछ और डिस्काउंट, फिर कुछ और डिस्काउंट। तो गाइस पहली बात तो ये भी हमने आपको डिस्क्रिमिनेशन दिया है। बेसिकली ये आपका गाइस ओकेशनल डिस्क्रिमिनेशन से। ओकेशनल ओकेशनल का मतलब हो जाता है कि हमने किसी ओकेशन पर आपको डिस्काउंट दिया और आपने उस डिस्काउंट को लिया। तो सेम कोर्स एक बच्चों को 50,000 का मिला, सेम कोर्स एक बच्चों को 45,000 का मिला। उसके बाद में कुछ बच्चे फोन करते हैं कि सर हम प्लीज हम अफोर्ड नहीं कर सकते, और ऐसा और वैसा दुनिया भर की कहानी बताते हैं कि सर हमारे पेरेंट्स वगैरह इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, वर्किंग है, बहुत अच्छी इनकम नहीं है, बट एम इकोनॉमिक्स करना है, ये कर मतलब इमोशनल कर देते हैं, बिल्कुल इमोशनल। ठीक है, तो गाइस फिर हम उनको दूसरे मल्टीपल ऑप्शन देते हैं, यानी क्या है कि हम एक ही कोर्स के डिफरेंट डिफरेंट फीस बेटा कलेक्ट करते हैं बच्चों से। ठीक है, अब इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि सबको सेम कोर्स मिलता है, तो गाइस इसी टाइप को हम लोग बोलते हैं प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो गाइस एक तुम्हारी टीचिंग में मिल गया, एमए इकोनॉमिक्स के कोर्स में। ठीक है, एक एक छोटा सा मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। आपने सुना होगा कि डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, ठीक है, डॉक्टर्स वगैरह होते हैं, उनके पास जो अपॉइंटमेंट्स होती है उनके उन वहाँ पे गाइस बहुत सारी चीजें देखी जाती हैं, ऑफ टाइमिंग, ऑन टाइमिंग। ठीक है, अगर आप ऑफ टाइमिंग में, जो ऑफ टाइमिंग का मतलब हो जाता है अगर आप एक ऐसी टाइमिंग पे जाओगे जो बहुत ज्यादा क्राउडेड टाइमिंग नहीं है, ठीक है, तो उस टाइमिंग में आपके अलग प्राइजेस होंगे। और अगर आप उनकी उस टाइमिंग में जाओगे जो गाइस उनकी पीक टाइमिंग से, गाइस वहाँ पे ज्यादा प्राइजेस होंगे बेसिकली, और टाइम भी आपको कम मिलेगा। ठीक है, सिमिलरली एक चीज और, एक एग्जांपल और, मेट्रो
मेट्रो में शायद आपको पता होगा कि यहाँ पे मल्टीपल टाइप्स के डिस्क्रिमिनेशन है, मतलब आई थिंक इसमें ऑफिस आवर्स और नॉन ऑफिस आवर्स, ठीक है, ऑफिस आवर्स के अलग चार्जेस हैं और नॉन ऑफिस आवर्स के अलग चार्जेस हैं, ठीक है, ऑफिस आवर्स के अलग चार्जेस हैं और नॉन ऑफिस आवर्स के अलग चार्जेस हैं, एंड बेसिकली संडे एंड बेसिकली हॉलीडेज हॉलीडेज वगैरह के अलग चार्जेस रहते हैं, ठीक है। वहीं सिमिलरली गाइस अगर हम दिल्ली की बात करेंगे तो यहाँ पे दिल्ली बसेस, ठीक है, और आपको शायद पता ही होगा इन दिल्ली यहाँ पे तो बहुत खतरनाक लेवल का डिस्क्रिमिनेशन है भाई साहब, बड़ी हैरानी होती है, बहुत खतरनाक लेवल का डिस्क्रिमिनेशन, दैट इज मेल एंड फीमेल, ठीक है, मेल को बेचारे को पे करना पड़ता है, फीमेल बिल्कुल 100% फ्री। यहाँ पे चॉइस है, अगर कोई फीमेल मतलब टिकट लेना चाहे तो ले सकती है राइड का, ठीक है, ठीक है, और लेकिन अगर वो नहीं लेना चाहते तो उसके लिए फ्री भी है वुमेन, ठीक है, लेकिन मेल को 100% टिकट लेना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ पे देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन इन आवर इकोनॉमी, ठीक है गाइस। तो बेसिकली ये होता है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। मेरे ख्याल से इतना समझना काफी रहेगा आपके लिए। छोटा सा स्टेटमेंट मैं आपको यहाँ पे दूंगा बेटा, इसका जस्ट मीनिंग कि व्हाट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जनरल लेवल पर। तो इट इज it is the practice of charging different price for similar goods. The objective of price discrimination, is to earn more profit and price discrimination is a means of transferring consumer surplus from consumer to firm, यानी पॉइंट वही है गाइस कि किसी भी कंज्यूमर से हम उसको हर्ट करके नहीं ले रहे पैसे, जितना वो विलिंग है पे करने के लिए हम उससे उतना पैसा ले रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली गाइस पॉइंट यही है कि हम उसका सरप्लस जो है ट्रांसफर कर रहे हैं टू दी फर्म। गॉट इट? इतनी बात आपको मेरी समझ में आती है? उसका सरप्लस, देखो बेटा बात इतनी सी है, जिसमें मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लो कोई सर्विस है, ठीक है, वो सर्विस एक बार हो चुकी, मतलब वो वर्क हो चुका, अब इसकी सर्विस प्रोवाइड होगी। तो अगर सर्विस प्रोवाइडर को उसकी जो कॉस्ट पड़ रही है मान लो 100 रुपीज की पड़ रही है, बट जो उसका प्राइस है, समझना, प्राइस जो है उसका उनने 250 रुपीज रखा हुआ है, ठीक है, कॉस्ट 100 की है, प्राइस 250 का। तो वैसे तो प्राइस 250 मांगेगा, लेकिन अगर वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव की तरह काम करता है तो वो प्राइस 100 भी ले सकता है, बस होगा क्या यहाँ पे उसका जीरो प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, इतना फर्क हो जाएगा कि उसको जीरो प्रॉफिट होगा क्योंकि वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव है, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन अगर वो मोनोपोली है, लेकिन फिर भी उसको 250 रुपीज कोई पे नहीं कर रहा है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन करेगा और प्राइस को लाइव बिटवीन करवाएगा 100 टू 250 में, ठीक है। ये 250 भी हो सकता है और 100 भी हो सकता है, इनके बीच में बेसिकली लाई करेगा, ठीक है। अब पॉइंट क्या है कि अगर मान लो कि कंज्यूमर है, इसका 100 पे करना चाहता है और मोनोपोली उससे 250 लेना चाहता है, तो बीच का जो 150 है वो बेसिकली कंज्यूमर सरप्लस है। जस्ट आप एग्जांपल लेके चलो, ऐसा कंज्यूमर सरप्लस है। अब पॉइंट ये है कि
इस अमाउंट से, इस अमाउंट में जो 150 का अमाउंट है इसमें से और इसके इसके डिफरेंस में से जो अमाउंट है, अब इसमें से मोनोपोलिस्ट कितना ले सकते हैं। अब अगर वो प्राइस बेसिकली रखता है ऐसा, मान लो प्राइस चार्ज किया जी 150, मतलब 180 चार्ज किया और एक्चुअल था 250, ठीक है, तो कितना कितना वो रिसीव कर पाया, बेसिकली 80 रुपीज उसको कंज्यूमर सरप्लस ट्रांसफर हो गया फ्रॉम कंज्यूमर टू फर्म। मतलब मोनोपोली जब वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव था तो सिर्फ वो 100 रुपीज में बेच रहा था चीज, लेकिन जब वो मोनोपोली बना तो वो 250 में भी नहीं बेच पाया, वो उसको 180 में बेच पाया। तो इसका मतलब ये रहा कि कम से कम 80 रुपीज तो उन्हें एडिशनल कमाए, एक्स्ट्रा कमाए। तो गाइस वो पहले कंज्यूमर सरप्लस का पार्ट था, लेकिन अब वो फर्म को ट्रांसफर हो गया बेसिकली। तो गाइस छोटा सा एग्जांपल था, ठीक है। नाउ गाइस डिस्क्रिमिनेशन हमारे सामने बेटा 3 टाइप के डिस्क्रिमिनेशन होते हैं, ध्यान से समझना। बेसिकली गाइस डिस्क्रिमिनेशन 3 टाइप के होते हैं, मैं आपको जैसे बता देता हूँ कि 3 फॉर्म्स कौन कौन सी होती हैं। फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कौन कौन सी गाइस। सबसे पहली होती है यहाँ पे फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एंड सेकंड होती है जी ऑब्वियसली बात है सेकंड डिग्री, ठीक है, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अच्छा फर्स्ट डिग्री को हम लोग परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है, परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, गॉट इट। एंड थर्ड वन इज, मतलब फर्स्ट हो गया हमारा परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एंड थर्ड इज बेसिकली वही थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। अब गाइस एक एक करके हम डिस्कशन करते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने सबसे पहले जो डिस्क्रिमिनेशन आता है दैट इज फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, जिसे हम परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी बोलते हैं। देखो बेटा अगर मैं जस्ट छोटा सा आपको एग्जांपल दूं फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, एक्चुअली इसमें क्या होता है बेटा, एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कोई कंज्यूमर, मान लो यहाँ पे 100 बायर्स हैं, ठीक है। आई रिपीट कि फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन के अंदर बेटा ये होता है कि मान लो अगर हम हर बायर को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर पाए, अगर मोनोपोलिस्ट हर बायर को सेपरेटली आइडेंटिफाई कर पाएगा, तो गाइस यहाँ पे क्या होगा कि हर बायर अपने अपने अकॉर्डिंग अपना मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे गाइस पे कर पाएगा, ठीक है। अपने जब मतलब गाइस ऐसा होता है कि हर कंज्यूमर का अपना मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे होता है, ठीक है, कि भाई को कितना अमाउंट पे कर सकता है, यानी उसको अपना मोनोपोली के प्राइस पे नहीं करना, लेकिन वो परफेक्टली कॉम्पिटिटिव वाला भी पे नहीं करेगा, ऑब्वियस सी बात है। जो बिल्कुल कम है वो अपनी मर्जी से पे करेगा, जो उसको बीच में गैप लेना है। देखो ऐसा समझना, ये एक ऐसा प्राइस होता है जो लाइज करता है कॉम्पिटिटिव प्राइस बट लेस देन मोनोपोली प्राइस। ये इनके बराबर भी हो सकता है बट उसकी मर्जी है। तो अब हर एजेंट इस गैप के बीच में रहता है, लेकिन हर एजेंट की अपनी चॉइस होती है, वो अपने मैक्सिमम विलिंगनेस टू पे के अकॉर्डिंगली पे करता है, और जिसे हम बोलते हैं रिजर्वेशन प्राइस, ठीक है। अच्छा एक एक इंटरेस्टिंग बात क्या होती है कि यहाँ पे ना जो हमारा प्राइसिंग फॉर्म होता है गाइस वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म। अब बोलो सर नॉन यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, मैं जस्ट आपको बता देता हूँ कि अब से पहले इस क्लास से पहले मैंने आपको मोनोपोली का जो कंसेप्ट पढ़ाया था, उसके अंदर बेटा मैंने आपको बताया था ना कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इक्विलिब्रियम आता है, एमआर करके आता है, ये वो डायग्राम वगैरह बनाए थे हम लोगों ने, आपको पता होगा। तो गाइस वो सारा का सारा कंसेप्ट जो था गाइस वो यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी पर था। आई रिपीट यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी। यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी का मतलब हो जाता है कि जो एमआर और एआर होता है डिफरेंट होता है, ठीक है। एमआर अलग होता है, एआर अलग होता है। बेसिकली एमआर एआर का मतलब एआर जैसे एमआर जो होता है एमआर का पॉइंट एआर का आधा होता है, ये जस्ट ये मैथमेटिकल कंसेप्ट है।
गाइज वो यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसीज होती हैं, लेकिन गाइज यहाँ पर नॉन यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी है, ठीक है। मैं आपको एक छोटा सा न्यूमेरिकल कंसेप्ट बता देता हूँ, एक छोटा सा डायग्राम बता देता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे छोटा सा दो कॉलम बनाता हूँ, ठीक है। अब ऐसा समझना बेटा, मैं आपको समझाता हूँ कॉलम के। कोई भी मोनोपोलिस्ट या तो यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी फॉलो करता है, ठीक है, यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी। मैं बताऊंगा यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है। वेट, पहले मैं एक बार लिख लेता हूँ इनको। यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी या फिर नॉन यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी। नॉन यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी, ठीक है। तो दो दो तरह की चीजें बेसिकली होती है, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है बेटा कि हमारा, मान के चलो, एक अगर मैं आपसे छोटा सा शेड्यूल डिस्कस करूं, तो शेड्यूलिंग बनेगी बेटा, जैसे हमारा प्राइस है, तो प्राइस मान लो 10, 9, 8, जस्ट मतलब प्राइस लाइन, ठीक है, प्राइस लाइन। और अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी की बात करता हूँ, क्वांटिटी, तो दैट इज 1, 2, 3, ठीक है। क्वांटिटी होगी तो यहाँ पे 1, 2, 3, एंड आफ्टर दैट अगर आप इसका टी आर निकालते हो, तो टी आर का फॉर्मूला ऑब्वियसली बात है, पता होगा आपको, पी इंटू क्यू होता है, ठीक है। पी इंटू क्यू इज द फॉर्मूला ऑफ टी आर। तो ये हो जाएगा बेटा 10, 18, 24। वहीं गए अगर आप इसका एम आर निकालते हो, मान लो अगर आपको एम आर निकालना है, तो एम आर कितना हो जाएगा जी। यहाँ से एम आर आप सबको पता है, एम आर होता है डिफरेंस। 18 में से 10 गया तो 8 बचे, 24 में से 8 गया, 18 गया, तो बेसिकली 6 बचा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे ध्यान दो, आप यहाँ पे ध्यान दो, तो ये P, ये एम आर, कोई बात नहीं, एक पॉइंट पे बराबर है। बट आफ्टर दैट P, ये एम आर, तो P इज मोर देन एम आर, ये और ये P इज मोर देन एम आर। तो आप यहाँ पे कह सकते हो कि भाई जो प्राइस है वो वीकली मोर देन एम आर है, या तो बराबर होगा या फिर उससे ज्यादा ही होगा, मतलब एटलीस्ट। और नॉर्मली गाइज अगर आप फर्स्ट पॉइंट को हटा दो, एट फर्स्ट क्वांटिटी वाले पॉइंट को हटा दो, तो उसके अलावा जितना भी प्राइस होगा वो बेसिकली एम आर से ज्यादा ही होगा, ठीक है बेटा। तो इन दिस केस प्राइस इज बेसिकली वीकली मोर देन एम आर। और अगर गाइज आप यहाँ पर इसका अगर डायग्राम भी बनाओ, देखो समझना, अगर आपने यहाँ पे इसका, या एक काम करते पहले इसका शेड्यूल देख लेते हैं, ठीक है, फिर आपको शायद और क्लियर हो जाए चीजें। हम पहले एक बार इसका शेड्यूल देख लेते हैं नॉन यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी का। देखो बेटा वही चीज है, मैं इसमें पहले कॉलम बना देता हूँ। एक कॉलम, ये बेसिकली दिस वन, दिस वन, ये, हाँ जी। तो ये प्राइस, क्वांटिटी, टी आर एंड एम आर। अब देखो ये समझना बड़ा इंटरेस्टिंग है। नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो जाता है, अगर आपको समझना हो, दैट इज फर्स्ट डिग्री। यहाँ पे फर्स्ट डिग्री ही बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म को, क्योंकि ये वाला चीज का फर्स्ट डिग्री में दिखता है। तो देखो ये चीज तो सेम है, प्राइस वाला और 1, 2, 3 ये सेम है। अब देखो नॉन यूनिफॉर्म का मतलब हो जाता है, अच्छा आपको यूनिफॉर्म का मीनिंग पता है क्या होता है? यूनिफॉर्म का मतलब होता है कि जब आप पहली क्वांटिटी खरीदोगे तो उसका प्राइस 10 है, जब आप दो क्वांटिटी खरीदोगे तो उसका प्राइस 9 है, इसलिए 9 टू 18। जब आप तीन क्वांटिटी खरीदोगे तो फिर तीनों का ही 8 है, यानी तीनों क्वांटिटी का 8 है। तो कहते हैं हो गया यूनिफॉर्म, कि आप कितनी भी क्वांटिटी खरीदो, जैसे जैसे आप क्वांटिटी बढ़ाते जाओगे, ऐसी पुरानी जितनी भी क्वांटिटी है सबका प्राइस कम होता जाएगा, ठीक है। लेकिन गाइस यहाँ पे क्या है, वो कहता है आप भाई पहली क्वांटिटी खरीदो, फर्स्ट क्वांटिटी। तो आप बोलोगे ठीक है जी, पहली क्वांटिटी जो खरीद रहे हैं वो 10 इंटू, बेसिकली 10 इंटू 1, तो ये हो जाएगी जी हमारी बेसिकली 10 इंटू 1, दैट इज यहाँ पे 10, ठीक है, ओके। अब वो कहते हैं कि भाई जो सेकेंड क्वांटिटी, ध्यान रखना बेटा, ये जो सेकेंड क्वांटिटी है, सेकेंड, दिस इज मतलब सेकेंड क्वांटिटी, जैसे है तो यहाँ पे दो क्वांटिटी, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई सेकेंड क्वांटिटी का प्राइस 9 होगा, यानी आपको पहले फर्स्ट क्वांटिटी परचेज करनी है 10 रुपीज की, उसके बाद की जो अगली क्वांटिटी आप परचेज करोगे हम उसके लिए आपसे 9 चार्ज करेंगे। इसका मतलब यू हैव टू पे टोटल 19 रुपीज, यानी फर्स्ट क्वांटिटी के लिए 10 रुपीज एंड द सेकेंड वन क्वांटिटी के लिए गाइस आपको 9 रुपीज पे करना, यानी हो गया 19, ठीक है। ऐसे ये वाला रीजन आ गया।
तो कहते हैं जी पहली क्वांटिटी के लिए आपको 10 रुपीज पे करना है, दूसरी क्वांटिटी के लिए आपको 9 रुपीज पे करना है, और तीसरी क्वांटिटी के लिए आपको 8 रुपीज पे करना है। उसके अकॉर्डिंग कितना हो गया जी, यहाँ पे हो गया जी 27। समझ में आई बात मेरी आपको। अब देखो जी एम आर क्या होता है। एम आर पहला वाला सेम हो गया, अगला वाला एम आर का फॉर्मूला होता है टी आर एन माइनस का टी आर एन माइनस वन, ये 9 हो गया और ये 8 हो गया। अब जरा कंपेयर करना, अगर आप ध्यान दो इन सब चीज़ों को, ये वैल्यू, ये पूरी वैल्यू और ये पूरी वैल्यू क्या है मेरे बच्चा, ये बराबर है ना, बराबर है ना। इसका मतलब क्या होगा, P इज एग्जैक्टली इज इक्वल टू एम आर। ठीक है, एग्जैक्टली बराबर है, ना ज्यादा ना कम। और इंटरेस्टिंग बात और बेटा अब एक काम और करना, यहाँ से ये चीज हटा भी दो, ये जो है ना इसको हटा दो तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम पहली क्वांटिटी की तो बात ही नहीं करते हैं। ठीक है, वो तो इनिशियल पॉइंट होता है, उसके अलावा प्राइस हमेशा एम आर से ज़्यादा ही होगा। बेटा दोनों डायग्राम समझ में आ गए। बेसिकली नॉन यूनिफॉर्म प्राइसिंग पॉलिसी यानी फर्स्ट डिग्री प्राइसिंग के अंदर हमेशा कंज्यूमर जो होता है कोई भी एडिशनल क्वांटिटी ले रहा होता है, सिर्फ उसी का ही डिफरेंट प्राइस पे करता है एडिशनल क्वांटिटी का। मतलब पहली क्वांटिटी वो 10 रुपीज में परचेज करेगा, जो फिर उसके बाद में अगर वो 2 क्वांटिटी लेता है तो वो 2 क्वांटिटी के लिए 9 रुपीज पे नहीं करेगा, वो सेकंड क्वांटिटी के लिए 9 रुपीज पे करेगा, सेकंड क्वांटिटी। ठीक है, एंड अगर 3 क्वांटिटी ले रहा है तो वो थर्ड क्वांटिटी के लिए 8 पे करेगा, सेकंड के लिए 9 पे करेगा एंड फर्स्ट के लिए 10 पे करेगा। इस हिसाब से बेटा प्राइस और एम आर बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे इनके डायग्राम्स की बात करता हूँ, जरा ध्यान से समझना। मैं अगर यहाँ पे बेटा आपसे यहाँ पे इनके डायग्राम्स की बात करता हूँ तो डायग्राम के हिसाब से यहाँ पे क्या क्या चीज फ्रेमिंग होगी। ठीक है, ध्यान से समझना बेटा डायग्राम के अकॉर्डिंगली। दिस इज बेसिकली क्वांटिटी एंड दिस इज बेसिकली प्राइस, एंड उसके हिसाब से ये हमारा हो गया ए आर कर्व, एंड ऑब्वियसली बात है एम आर अगर ये नॉन अगर सॉरी यूनिफॉर्म है तो गाइस एम आर इसका वही होगा जैसे हमने पहले बनाया था, दिस इज ए आर मतलब प्राइस एंड दिस इज एम आर। ठीक है, एंड समहाउ अगर मान लो जस्ट छोटा सा एग्जांपल में बात करूं, अगर मार्जिनल कॉस्ट ये है तो दिस इज बेसिकली मोनोपोली प्राइस। ठीक है, अब वो मोनोपोली प्राइस है इतनी क्वांटिटी के लिए। गॉट इट। तो गाइस दिस इज मोनोपोलिस्ट, दिस इज कंज्यूमर सरप्लस, दिस इज प्रॉफिट एंड दिस इज डेड वेट लॉस। अब देखो एक यहाँ पे ना बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा आपको, दिस इज कंज्यूमर सरप्लस, दिस इज प्रॉफिट एंड दिस इज डेड वेट लॉस। ठीक है, ये तो गाइस आपको पहले से पता है। अब एक बहुत अच्छा फैक्ट बताऊंगा मैं आपको, वो जरा पहले इस डायग्राम को देखो। यहाँ पर क्या है जी डायग्राम, यहाँ पर दिस इज बेसिकली क्वांटिटी, दिस इज बेसिकली प्राइस, एंड ये हो गया जी हमारे सामने ए आर कर्व। शायद आपको पता होगा ये ए आर कर्व है। और ठीक है, मतलब अगर आप बेटा एक चीज ध्यान देना, एक चीज ध्यान दो कि ये जो मैंने बनाया है ये बिल्कुल इसके हिसाब से बनाया है मैंने, ये वाला जो बनाया ना डायग्राम, ये बिल्कुल इसका कॉपी पेस्ट करा है मैंने, ये शेड्यूल लेकर। और अगर मैं इस शेड्यूल से ये बनाऊंगा तो गाइस आपको शायद पता लग गया होगा कि प्राइस और एम आर बराबर है, सो दिस इज इक्वल्स टू पी, दिस इज इक्वल्स टू एम आर। और अगर मैंने यहाँ पे कहने की मार्जिनल कॉस्ट रख ली मान लो ये, सो ध्यान रखना इन दिस केस जस्ट ये जितना भी एरिया है, ये जितना भी एरिया है गैस ये ट्रांसफर बेसिकली गैस कंज्यूमर सरप्लस था। ठीक है, पहले कंज्यूमर सरप्लस था, बट गाइस आफ्टर मोनोपोली डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, मतलब कंज्यूमर सरप्लस कौन सा वाला था, ये देखो ये था कंज्यूमर सरप्लस, ये था मोनोपोली प्रॉफिट और ये था डेड वेट लॉस। तो कंज्यूमर सरप्लस वाला एरिया था। ठीक है, तो इंक्लूडिंग दैट पॉइंट मोनोपोली का प्रॉफिट एंड दिस डेड वेट लॉस। देखो इंटरेस्टिंग बात क्या है, पहले कंज्यूमर सरप्लस जो इतना सा था वो उसने खुशी खुशी अपनी मर्जी से ट्रांसफर कर दिया टू फर्म या मोनोपोलिस्ट। अब आप बोलोगे सर ये तो खराब बात हो गई, गवर्नमेंट को तो इस चीज़ पे आवाज़ उठानी चाहिए, इस पे तो आंदोलन होना चाहिए, गवर्नमेंट को इस चीज़ पे मोनोपोलिस्ट को सजा देनी चाहिए। नहीं गाइस, गवर्नमेंट यहाँ पे खामोश रहेगी दो रीजन से। पहले रीजन ये है कि यहाँ पे जो डिस्क्रिमिनेशन किया गया है वो कंज्यूमर को पता है तभी किया गया है, और कंज्यूमर से कितना प्राइस चार्ज किया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसकी मर्जी से उससे प्राइस लिया गया है। ठीक है, कंज्यूमर को बता दिया गया था कि भाई सेकंड क्वांटिटी का 9 है, लेकिन जो तुमने पहली क्वांटिटी ली है उसका हम तुमसे 10 रुपीज ही लेंगे, या थर्ड क्वांटिटी जो ले रहे हो उसका 8 लेंगे,
फर्स्ट का 10 लेंगे, सेकंड का 9 लेंगे, यानी कंज्यूमर को सब कुछ पता है। इस पहली बात तो ये होगा कंज्यूमर को सब कुछ पता है, इसलिए कंज्यूमर की साइड से कोई कंप्लेंट नहीं है। एक बात, दूसरी बात गाइस अगर आप एक चीज ध्यान दो कि यहाँ पे डेट वेट लॉस गायब हो गया। गाइस डेट वेट लॉस गायब हो गया, अब वो खत्म हो गया। अभी पूरा का पूरा एरिया मोनोपोली के पास चला जाएगा। अब आप सोचो, पहले तो ये वाला एरिया गायब हो रहा था ना भाई, लॉस तो था ही। अब वो चाहे कंज्यूमर लॉस हो चाहे वो प्रोड्यूसर लॉस हो, ठीक है, वो तो लॉस था। अब ये लॉस कंज्यूमर का नहीं था, तो अगर कम से कम इसको प्रोड्यूसर ने ले लिया, मतलब सेलर ने ले लिया, तो गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गाइस गवर्नमेंट के अकॉर्डिंगली फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हेल्प्स इन टू रिड्यूस और मिनिमाइज द डेट पेड लॉस। बेसिकली हम ये मान के चलते हैं बेटा, जो डिस्क्रिमिनेशन होते हैं ना, बेसिकली गाइस डिस्क्रिमिनेशन हमें हेल्प करते हैं, हेल्प टू रिड्यूस्ड, हेल्प इन रिड्यूसिंग डेट वेट लॉस। ठीक है, डेट वेट लॉस को रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है, मिनिमाइज करने में हेल्प करते हैं, और समटाइम जीरो भी कर देते हैं, ठीक है गाइस। तो बेसिकली यहाँ पे डेट वेट लॉस जीरो हो गया, तो गाइस ये तो अच्छी बात है ना, गवर्नमेंट ये तो चाहती थी भाई। अब डेट वेट लॉस मिनिमाइज होने का मतलब क्या है, किसी को तो बेनिफिट होना चाहिए, इधर कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। तो इनकेस गाइस सोशल वेलफेयर मेंटेन रहता है, ठीक है, सोशल वेलफेयर मेंटेन रहता है, सोशल वेलफेयर बेसिकली बढ़ेगा, गवर्नमेंट को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आती है बेटा, अच्छे से क्लियरली। बस यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो डिमांड होती है वो इंटीजर्स वाली चीजों पर हो जाती है, ठीक है। और एक चीज और बेटा ध्यान रखना, यहाँ पे एक तो डेट पेड लॉस जीरो होगा, दूसरा कंज्यूमर सरप्लस भी जीरो होगा, और इसकी टेंशन किसी को नहीं होगी, ठीक है बेटा। मेरी यहाँ तक की बात आपको अच्छे से क्लियर हुई, बढ़िया से। बस एक एक छोटा सा ड्रॉबैक है, मैं जैसे आपको ड्रॉबैक डायग्राम में समझा देता हूँ। ये ड्रॉबैक टाइप, ड्रॉबैक भी नहीं है, कैलकुलेशन मेथड फिर थोड़ा बदल जाएगा, ठीक है। देखो ऐसा कि मान लो कंज्यूमर कहता है जी मैं पहली क्वांटिटी के लिए, मतलब मैं ये क्वांटिटी परचेज कर रहा हूँ, तो इसके लिए मैं P1 पे करूंगा। मोनोपोली कहता है कोई दिक्कत नहीं। फिर वो कंज्यूमर कहता है कि मुझे अब एक्स्ट्रा एक और क्वांटिटी चाहिए, तो कहता है भाई जो एडिशनल क्वांटिटी तुम ले रहे हो उसका मैं तुमसे उसका प्राइस कम लूंगा तुमसे, ठीक है, समझना उसका प्राइस। फिर यानी जितनी भी क्वांटिटी बढ़ती जाती है उसका ही प्राइस कम होगा, लेकिन एंड ऑफ द डे मोनोपोली की भी एक लिमिट होगी कि वो कितने लिमिट तक प्राइस कम कर सकता है ना। तो बिकॉज बिकॉज गाइस, क्योंकि उसको पता है कि प्राइस कम करने की लिमिट होगी, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट। तो गाइस ये जो रीजन इसलिए मतलब कंज्यूमर सरप्लस का मोनोपोली की साइड पर ट्रांसफर हो जाता है, एक बात तो ये। लेकिन दूसरी चीज गाइस ये है कि अगर आप ध्यान दो तो ये एरिया हो गया, ये वाला एरिया हो गया, मतलब आप इसको ऐसे कह सकते हो, ये रीजन, ये दिस इज बेसिकली एरिया मोनोपोली प्रॉफिट। उसके बाद में जब मोनोपोली सेकंड क्वांटिटी पे आया तो ये एडिशनल ऐड हो गया, समझना ध्यान से। फिर थर्ड पे आया तो ये एडिशनल ऐड हो गया, ठीक है। फोर्थ पर आया तो ये एडिशनल ऐड हो गया, उसके बाद जब आखिर पर आया तो ये वाला एडिशनल ऐड हो गया। अगर आप एक चीज ध्यान दे पा रहे हो तो इसमें ये वाला पोर्शन, ये 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 और ये वाला पोर्शन, ये जो मैंने येलो से प्लॉट करा है, गैस ये वाला पोर्शन इसका पार्ट नहीं बन पा रहा, जो ट्रांसफर अमाउंट है, यानी यहाँ पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा ड्रॉबैक टाइप आ गया। तो गैस इसी की कैलकुलेशन में यहाँ पे थोड़ा सा एरर होगा, लेकिन उस एरर को भी गैस हम लोग ठीक कर देंगे, क्योंकि जनरलाइज टर्म में सॉल्व करने में यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लगाएंगे। गैस अब यहाँ पे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट नहीं लगेगा, क्योंकि अगर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट ले लिया हमने तो फिर क्या करेगा, वो ट्राइंगल पूरा ले लेगा, लीनियर ट्राइंगल। लेकिन गैस हमें चाहिए यहाँ पे नॉन लीनियर ट्राइंगल। नॉन लीनियर ट्राइंगल मतलब यहाँ से वो थोड़ा कर्वेचर टाइप होगा, या फिर यहाँ से ये स्टेट्स वाला एरिया कवर करेगा ये, ठीक है। होप सो आपको मेरी एक बात गाइस यहाँ तक समझ में आ गई होगी, क्लियर बेटा। तो गाइस दिस इज बेसिकली फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। अब एक छोटा सा स्टेटमेंट समझ लो यहाँ पर, ठीक है बेटा, छोटा सा स्टेटमेंट लिखना बेटा मेरे साथ में, आप लोग यहाँ पर ध्यान से लिखना बेटा। दैट इज मतलब स्टेटमेंट, इफ, अच्छा, if each buyer if each buyer can be separately identified, can be separately identified
identified by a monopolist, then it may be possible to charge, each consumer the maximum price that consumer is willing to pay, that is guys उसे हम लोग बोलते हैं रिजर्वेशन प्राइजेस। ठीक है, क्या बोलते हैं मेरे बच्चे उसे? रिजर्वेशन प्राइजेस। ठीक है, नाउ अब बेटा एक छोटा सा कंसेप्ट और लिखना है यहाँ पर, दैट इज दिस स्ट्रेटेजी ऑफ price discrimination is called perfect price discrimination, and by this pricing practice monopolist extracts all consumer surplus ठीक है, in this pricing practice P any price is equals to marginal revenue। ठीक है, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब प्राइस मार्जिनल रेवेन्यू के बराबर होता है, बिकॉज प्राइस ऑफ ईच एंड एवरी यूनिट इज डिफरेंट, बिकॉज प्राइस ऑफ ईच and every unit is different। ठीक है, यहाँ तक मेरी बात आपको बेटा समझ में आती है अच्छे से क्लियरली? चलो जी बढ़िया है। अच्छा बेटा मैं ना एक छोटा सा न्यूमेरिकल भी आपसे यहीं डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, वैसे तो मैं मेन न्यूमेरिकल तो बेटा न्यूमेरिकल क्लासेस में डिस्कस करना चाहता था, बट मैं एक छोटा सा न्यूमेरिकल यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ। ठीक है, बहुत छोटा सा, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करेंगे, एक छोटा सा न्यूमेरिकल देख लेना बस यहाँ पे। ठीक है, तो क्वेश्चन इज Q इज इक्वल्स टू 2000 माइनस का 20p एंड टोटल कॉस्ट दे रखा है इनका 0.05 Q स्क्वायर प्लस यहाँ पे आएगा 10,000। ठीक है गाइस, देखो ये आपका रीडिंग्स का क्वेश्चन है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको करवा रहा हूँ इसको, निकोलसन का क्वेश्चन है ये। तो क्या क्या पूछा है जी उन्होंने? प्रॉफिट मैक्सिमाइज, आउटपुट एंड प्राइस। तो ये जो दो चीज पूछना। अच्छा, दो केसेस में पूछ रहे हैं आपसे, एक तो नो डिस्क्रिमिनेशन और एक डिस्क्रिमिनेशन, वो भी फर्स्ट डिग्री। ठीक है, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, फर्स्ट डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। तो गाइस मैं देखो ये वाला तो इजी है, तो आप खुद करना, दैट इज MR=MC करना यहाँ पर, एंड उसके बाद जो भी क्वांटिटी QM आएगा उसे पुट कर देना डिमांड फंक्शन, देन यू विल गेट PM। ठीक है, अगर ये तो चलो इजी है।
ये देख लेते हैं इसको एक बार, ठीक है। तो गाइस आप जैसे जैसे अगर मैं आपको डायग्राम भी बताऊं, अगर मैं आपको डायग्राम के हिसाब से बताऊं, सो तो डेफिनेटली मैक्सिमम लिमिट ऑफ क्वांटिटी कितना होगा, ये क्यू स्टार। यानी क्यू स्टार कहाँ से आया, व्हेन पी एग्जैक्टली इक्वल्स टू एमसी, ठीक है। बेसिकली जो प्राइस है, जो हमारा डिमांड कर्व, अब देखो ये डिमांड कर्व है और ये एमसी है, तो डिमांड कर्व बेसिकली मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, ठीक है बेटा। तो आप अगर आप बेटा इसको भी फॉलो करते हो, बेसिकली गाइस यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम क्वांटिटी है, तो मैं पहले लिख देता हूँ फॉर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी, फॉर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी। तो बेसिकली होगा क्या यहाँ से बेटा, इक्विलिब्रियम क्वांटिटी के लिए बेसिकली बेटा फॉर इक्विलिब्रियम क्वांटिटी आपको P इज इक्वल्स टू MC रखना है। एंड एज यू नो, यहाँ से अगर मैं प्राइस निकाल लेता हूँ, जस्ट मैं हाँ जगह यहाँ देख लो तुम गाइस, प्राइस में यहाँ कर देता हूँ इसके पास, वैसे तो आप इसको फॉर्मली सॉल्व करना। मैंने कहा यहाँ से प्राइस निकाला है, तो प्राइस बेसिकली हमारे पास आ गया, प्राइस इज इक्वल्स टू 100 माइनस का Q बाय 20, ठीक है। जैसे आपको पता ही होगा ये कैसे आएगा, इधर उधर कर करा कर चीजों को। एंड मार्जिनल कॉस्ट बेसिकली कितना है, मार्जिनल कॉस्ट इज 0.1 Q, है ना। अब इसका सॉल्व करते तो 2 आगे आ जाएगा, ये Q ये हो जाएगा, तो ये और बड़ा 10,000 का ही 0 हो जाएगा, ठीक है। एंड देन आप इसको सॉल्व कर लो इधर, और ये हो जाएगा 0.1 Q प्लस का Q बाय 20। एंड इसको बेसिकली अगर मैं सॉल्व कर लेता हूँ, सॉल्व कर कर आके Q स्टार मिल जाएगा आपको 6 6 एंड 6, ठीक है। सो दिस इज द Q स्टार वैल्यू। नाउ ये हो गया, तो यहाँ पे बेसिकली बेटा क्वांटिटी आ गई, इस क्वांटिटी को तुम वहां पुट कर दो बेटा, तो आपको बेटा ये मिनिमम वाला प्राइस आ जाएगा, ठीक है। नाउ अच्छा यहाँ पे ना हमें प्रॉफिट भी निकालना है, देखो समझना, हमें यहाँ पे एक प्रॉफिट भी निकालना है, प्रॉफिट। ये दोनों केसेस में प्रॉफिट क्या होगा, अब यहाँ भी प्रॉफिट निकालो और यहाँ पर भी प्रॉफिट निकालो। तो जरा प्रॉफिट समझना, प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है TR माइनस का TC। तो यहाँ पे TR का फॉर्मूला यहाँ पे थोड़ा बदल जाएगा, TR का फॉर्मूला होगा बेसिकली इंटीग्रेशन ऑफ, बेसिकली जैसे कि आपको पता ही है यहाँ पर प्राइस और MR एक होता है, आपको पता है ना बेटा, यहाँ पे P और MR एक होता है। तो आप MR का इंटीग्रेशन करोगे तो बेटा आपका TR निकल के आएगा। तो व्हेन यू इंटीग्रेट दी MR फ्रॉम 0 टू Q स्टार ऑफ DQ, ठीक है, MR का इंटीग्रेशन हो गया, ठीक है, माइनस का TC with the value of Q star, and you will get the final value that is MR कितना है जी इसका, MR ये प्राइस एक ही है, 100 माइनस का Q बाय 20 का इंटीग्रेशन 0 टू 666, ठीक है। आपने इसको डिफरेंशिएट किया DQ के रिस्पेक्ट में, सॉरी इंटीग्रेट किया DQ के रिस्पेक्ट में, Q के रिस्पेक्ट में बेसिकली, और यहाँ पे आपने टोटल कॉस्ट निकाला, और टोटल कॉस्ट को निकालते हुए बेटा आपने क्या करा, Q की वैल्यू पुट कर दी, तो ये आया 0.05 इंटू Q स्क्वायर, 666 का स्क्वायर प्लस का 10,000। एंड जब आप इसको बेटा थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लोगे तो ये हो जाएगा आपका 100Q, ठीक है, 100Q माइनस का Q स्क्वायर बाय 2, यानी 2 और 20 अपॉन में आएगा, 20 है तो ये 40 हो गया, ठीक है। एंड लिमिट है 0 टू 666 एंड माइनस का ये वैल्यू, मतलब थोड़ी सी अटपटी सी वैल्यू कैलकुलेट करनी है आपको। अगर मैं आपको जस्ट कैलकुलेशन करके बता दूं इधर, तो ये आ जाएगा बेटा 32,178, ठीक है। एंड जब इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करा, वैल्यू पुट करी 100 666 माइनस 666 का होल स्क्वायर अपॉन 40 माइनस का 32,178, ठीक है। एंड बेसिकली यहाँ से आपको आउटकम मिलेगा, जब आप इसको सॉल्व करोगे देन यू विल गेट 55,511 माइनस का 32,178 एंड द फाइनल प्रॉफिट इज 23,333, ठीक है। सो गाइस दिस इज प्रॉफिट। तो पॉइंट इज दैट इस प्रॉफिट को निकालने का मेथड बस इतना सही था कि आपने यहाँ पे रेवेन्यू का इंटीग्रेशन लिया है। और गाइस प्रॉफिट का मतलब आप शायद बहुत अच्छे से समझते हैं, प्रॉफिट का मीनिंग हो जाता है कि हमने एंड ऑफ द डे यही निकाला है। आप खुद सोचो भाई टोटल कॉस्ट कितनी फेस की जा रही है, टोटल कॉस्ट फेस की जा रही है ये, अगर मैं यहाँ बात करता हूँ इस रीजन पर, दैट इज ये रीजन, ये और ये, दिस इज द टोटल प्रॉफिट।
ठीक है, मतलब सॉरी टोटल रेवेन्यू, दिस इज टोटल रेवेन्यू। एंड अगर आप इसमें से ये वाला अमाउंट माइनस कर दोगे जो कि कॉस्ट का था, ये माइनस कर दे तो गाइस आपके पास यही बचेगा। सो दिस रीजन इज बेसिकली कंज्यूमर कंज्यूमर सरप्लस जो कि मोनोपोली को ट्रांसफर हो गया, दिस इज आल्सो द प्रॉफिट। गॉट इट। एंड यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन क्यों लगाया, क्योंकि आप जानते हो क्योंकि हमें ये एरिया नहीं चाहिए था जो मैंने अभी बेसिकली शेड किया। ठीक है बेटा, यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आती है अच्छे से, बढ़िया से, क्लियरली? चलो जी, अब बेटा मैं यहाँ पे जो है आपसे देख लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। एक्चुअली गाइस देखो, इसमें बताने के लिए पहले फर्स्ट है, फिर थर्ड है, और फिर यहाँ पे बेटा सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से दे रखा है रीडिंग्स के अंदर। ठीक है बेटा, थोड़ा सा डिफरेंट वे पर दे रखा है रीडिंग के अंदर। ठीक है बेटा, तो उसी अकॉर्डिंगली मैं भी चलूंगा। मैंने सोचा था कि पहले सेकंड डिग्री कराऊंगा, बट गाइस अगर बुक में थर्ड डिग्री पहले लिखा हुआ है तो हम गाइस थोड़ा सा बुक की रिस्पेक्ट में बुक को फॉलो कर लेते हैं। ठीक है बेटा, नाउ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। नाउ बेटा देखो, थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन बेसिकली होता क्या है। थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअली बेस्ड है मार्केट सेगमेंटेशन पर। अगर आप बात करोगे सर ये बेस्ड किस पर है, तो गाइस ये बेस्ड है, बेस्ड ऑन बेसिकली बेस्ड ऑन मार्केट सेगमेंटेशन। मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है, मार्केट सेगमेंटेशन पे गाइस ये बेस्ड है। और इसका बेसिकली मतलब क्या होता है गाइस, इसका मतलब होता है कि यहाँ पे दो तरह की दो मार्केट्स होती हैं। अब वो दो मार्केट कोई भी हो सकती है, मतलब हम ही कहते हैं कि भाई दो मार्केट है, मार्केट वन और मार्केट टू। ठीक है, अब वो मार्केट वन मार्केट टू किसी भी फॉर्म में हो सकती है, या तो जोग्राफिकल रीजन के पॉइंट से हो सकती है, या फिर वो टाइम पीरियड के पॉइंट से हो सकती है, या फिर सीजनल हो सकती है। ठीक है, या फिर वो बेसिकली मेल फीमेल वाला कंसेप्ट पर हो सकता है, मतलब मार्केट डिफरेंट है यहाँ पर। तो जैसे हम एग्जांपल मान लेते हैं, छोटा सा एग्जांपल, कि यहाँ पे इधर बेसिकली दो तरह की मार्केट है, एक हाउस होल्ड मार्केट और एक कमर्शियल मार्केट। ठीक है, ये एग्जांपल ले लो। एग्जांपल गाइस हम इसको थोड़ा सा किसी का नाम नहीं लेते हैं वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे, हम इसे मार्केट वन मार्केट टू बोलते हैं। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे देखो कंडीशंस क्या क्या बेसिकली मैटर करती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं। पहले ये बात समझना ध्यान से। यहाँ पे क्या होता है बेटा, यहाँ पे दो तरह की मार्केट्स में दो तरह के प्राइसेस होते हैं विद द डिफरेंट इलास्टिसिटीज। ठीक है, बेसिकली गाइस यहाँ पे डिमांड फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। अगर मैं एक स्टेटमेंट के हिसाब से बात करूं तो इसमें क्या होता है, चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फॉर सिमिलर गुड इन डिफरेंट सब मार्केट। ठीक है, चार्जिंग डिफरेंट गुड सॉरी डिफरेंट प्राइस फॉर सिमिलर गुड इन डिफरेंट सब मार्केट। फर्स्ट डिग्री में क्या था, अगर आपने ध्यान दिया, फर्स्ट डिग्री में था चार्जिंग डिफरेंट प्राइस फॉर सिमिलर गुड इन द सेम मार्केट। में सेम मार्केट की बात थी ना, सेम मार्केट में लोग अलग अलग पे कर रहे थे। यहाँ पे क्या होगा, बस मार्केट डिफरेंट होगी। ठीक है, बाकी सारी चीजें सेम रहेगी। हाँ, ये हो सकता है कि मतलब कंज्यूमर एक हो, मतलब मैं हूँ, अगर मैं एक सिंपल एक कंज्यूमर हूँ तो मैं दोनों दोनों मार्केट में जा रहा हूँ, तो मैं अकेला कंज्यूमर दोनों मार्केट में अलग अलग पे कर रहा हूँ। ठीक है, और मुझसे कोई पूछने वाला नहीं है इस चीज को लेकर। जस्ट मैं छोटा सा आपको यहाँ पे एग्जांपल दे रहा हूँ कि अब ऐसा मान लो कोई भी कोई भी बेटा कमोडिटी है, खाने की चीज है, कोई भी फूड है, तो वो एक अर्बन एरिया में और एक रूरल एरिया में। ठीक है, मान लो फूड है और मैकडोनल्ड है, मान लो पिज्जा, मान लो कुछ भी, मान लो दैट, तो वो बहुत बड़े लग्जरियस एरिया पे, मान लो होटल के अंदर या फिर बड़े से मॉल के अंदर, उधर प्राइस क्या होगा उसका, या फिर एक बहुत ज्यादा रूरल एरिया में, मतलब जो अभी अभी वहां पे कोई नई दुकान खुली होगी, वहां पे प्राइस क्या होगा। ठीक है, तो गाइस वो भी नहीं बात है, वहां पे तो कुछ ना कुछ तो डिफरेंसेस मिलेंगे वहां पर। ठीक है, तो गाइस एक छोटी सी स्टेटमेंट लिख देता हूं मैं कि इट इज द प्रैक्टिस ऑफ इट इज द प्रैक्टिस ऑफ प्रैक्टिस ऑफ चार्जिंग डिफरेंट practice of charging practice of charging different price for similar goods, for similar
goods, for similar goods in different sub markets, in different sub markets. ठीक है. Now third degree price discrimination is possible. Third degree price discrimination third degree price discrimination is possible and profitable, is possible and profitable, and profitable when following conditions when following conditions get satisfied. Following conditions get satisfied. ठीक है. यहाँ तक मेरी बात समझ में आई आपको? फर्स्ट पॉइंट है बेटा यहाँ पे, जरा ध्यान से समझना. दैट इज firm must have monopoly power. Firm must have monopoly power. मतलब भाई ऑब्वियस बात है, मान लो मार्केट सेगमेंटेड है, मतलब अलग अलग मार्केट्स हैं, तो भाई मोनोपोली पावर होनी चाहिए. जैसे एग्जांपल एक ब्रांड वैल्यू होनी चाहिए. जैसे मैंने बोला यहाँ पे KFC, तो KFC कहीं भी खुल जाए तो उनकी मोनोपोली पावर होनी चाहिए बेसिकली. ठीक है. या फिर आप एग्जांपल मान के चलो कोई क्लॉथिंग स्टोर विशाल मेगा मार्ट, तो अगर आप उनकी बात करो तो वो सेम क्लॉथ के डिफरेंट प्राइजेस रखते हैं सीजनल. ठीक है. ऑफ सीजन और ऑन सीजन. तो जस्ट उनकी एग्जांपल बात कर लेते हैं. मोनोपोली इसलिए बोल रहा हूँ गाइस, कोई भी फर्म अगर किसी ब्रांड के साथ काम कर रही है, मतलब ब्रांडेड है, तो क्या वो अपने आप में एक मोनोपोली होती है, मतलब उसका ब्रांड कोई और यूज नहीं कर सकता. ठीक है बेटा. तो ये भी एक तरह की मोनोपोली होती है. अदर पॉइंट है बेटा यहाँ पे, मार्केट must be divided in different submarkets, in different submarkets, ठीक है. एंड थर्ड वन इज बेसिकली price elasticity of demand must be different. Price elasticity of demand must be different. ठीक है बेटा. यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आ गई. अच्छा, एक कंडीशन और बेसिकली होती है कि अगर हम यहाँ पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं, तो बेसिकली फॉर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दो कंडीशंस होती है बेटा यहाँ पे. टू कंडीशंस आर बेसिकली मेट. कौन सी? एक तो मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एग्रीगेट. मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल्स टू एग्रीगेट marginal revenue. ठीक है. that is aggregate marginal revenue. and second one is MR of each market. must be equal. देखो मैं आपको इसका जस्ट छोटा सा कंसेप्ट भी बताता हूँ. ठीक है. एक तो इक्वल, साथ इक्वल टू, मतलब एक तो MR दोनों का बराबर होगा, साथ इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट. ठीक है बेटा. तो जस्ट जैसे कि मैंने आपको बोला था कि दो डिफरेंट मार्केट्स हैं वाली, तो क्या देखो दो डिफरेंट मार्केट का हमारा अगर आप मान के चलो तो क्या दो डिफरेंट मार्केट का सारा का कंसेप्ट ऑलमोस्ट सेम ही रहेगा, मतलब सॉरी डिफरेंट रहेगा. मान लो इसका प्राइस A माइनस का BQ1. ठीक है. इसका प्राइस C माइनस का DQ2. ठीक है. इनका TR अलग होगा, इनका TR अलग होगा.
ठीक है, और ऑब्वियसली बात है प्राइस मैंने अलग बता दिया, इनका P1 Q1 अलग होगा, इनका P2 Q2 अलग होगा, प्रॉफिट मैक्सिमाइज की बात कर रहा हूँ। ठीक है, सिमिलरली MR1 अलग होगा, MR2 अलग होगा, और बट इनका एक खास बात क्या होगी, मार्जिनल कॉस्ट सेम होगा। आप बोलोगे सर ऐसा क्यों, तो बेटा ध्यान रखना, भले ये बिक अलग अलग मार्केट में रहे हो, ठीक है, ये मार्केट अलग अलग बिक रहे हो, लेकिन जो इनकी कॉस्ट है, मतलब जो ये प्रोडक्शन हुई होगी, इनकी प्रोडक्शन बेटा जब हुई होगी तो वो एक ही एक ही स्टोर में और गोडाउन में हुई होगी, ठीक है, एक ही प्लेस पर हुई होगी, या फिर जो इनका प्राइस सेट, इनका जो कॉस्ट डिसीजन है वो एक ही जगह बैठ के लिए गए होंगे। तो बेटा ध्यान रखना, इनकी टोटल कॉस्ट भले अलग अलग हो सकती है बिकॉज ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, ठीक है, या कोई भी एडिशनल अलग अलग कॉस्ट, जैसे कि अब मॉल के अंदर अगर कोई शॉप है तो वही सेम उसी ब्रांड की सेम शॉप किसी रूरल एरिया में, तो मॉल के अंदर मल्टीपल एक्स्ट्रा कॉस्ट आप फेस कर रहे हो, ठीक है, लेकिन वो रूरल एरिया में नहीं कॉस्ट फेस कर रहे हो, तो इसलिए TC1 TC2 दोनों का अलग अलग रहेगा, बट गाइस उन दोनों की मार्जिनल कॉस्ट सेम रहेगी। गॉट इट। अच्छा, एक बात और खास बात जो रह गई, दोनों की इलास्टिसिटी बेटा डिफरेंट रहेगी, तो ये कुछ सीक्वेंस आगे पीछे हो गया, मतलब प्राइस अलग, TR1 अलग, MR अलग, इलास्टिसिटी अलग, टोटल कॉस्ट अलग और मार्जिनल कॉस्ट सेम, तो ये गाइस कुछ इस सीक्वेंस में होना चाहिए था बेसिकली, ठीक है बेटा। अच्छा, अब एक बात मैं आपको और समझा देता हूँ, जैसे कि अगर आपको याद हो, हमने मतलब आपको पहले की कुछ क्लास के अंदर समझाया था, वैसे मेरी न्यूमेरिकल क्लास में भी ये सब चीजें हैं, और पहले भी हमने आपको समझा चुके हैं, दैट इज MR1 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P1 ब्रैकेट 1 माइनस का 1 में E1, ठीक है, और MR2 का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P2 1 माइनस 1/E2, ठीक है, and as you know at equilibrium MR1 is equals to MC and MR2 is equals to MC, और दोनों का MC बराबर है, इसका मतलब क्या है, दोनों MR भी बराबर हो जाएंगे, तो MR1 is equals to MR2, that means what, इसका मतलब गाइस ये हो जाएगा कि P1 ब्रैकेट 1 माइनस का 1 में E1 is equals to P2 ब्रैकेट 1 माइनस का 1 में E2, so guys this is also the प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कंडीशन। थोड़ा बहुत इसको बड़ा सिंपलीफाई भी अगर हम लोग कर सकते हैं तो वो कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब गाइस ध्यान से समझना, इस ये अब गाइस यहाँ पे इसका कंसेप्ट है, रही बात इनसे रिलेटेड बेटा न्यूमेरिकल्स की, तो वो तो गाइस आपको न्यूमेरिकल क्लास में मिलेंगे, लेकिन गाइस यहाँ तक आपको कंसेप्ट समझ में आ गया, तो गाइस बेसिकली ये हमारा थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन है, ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, बढ़िया से, ठीक है, मेरे ख्याल से यहाँ तक आपको बेटा अच्छे से समझ में आ गया है। अब एक छोटा सा डायग्राम बनाऊंगा मैं आप लोगों के लिए, थोड़ा सा एक डायग्राम, ठीक है, शायद वो आपको बेटा डायग्राम समझ में आ जाए। देखो है क्या कि अगर मैं दोनों मार्केट्स को एक ही डायग्राम में लाना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं दोनों मार्केट्स को एक ही डायग्राम में लाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से लेकर आऊंगा, एंड ठीक है, एंड दिस इज बेसिकली प्राइस एंड दिस इज बेसिकली क्वांटिटी, ठीक है, और ये ओरिजिन। अब ऐसे मान के चलना बेटा कि मार्जिनल कॉस्ट इज सेम, ये ठीक है, मार्जिनल कॉस्ट इज सेम एंड दिस इज सब मार्केट 1 एंड दिस इज सब मार्केट 2, ठीक है, सब मार्केट 1 एंड सब मार्केट 2। तो और आपने जब ये भी समझा हुआ होगा कि भाई यहाँ पे दोनों के डिमांड फंक्शंस अलग अलग है, मान लो इसका डिमांड फंक्शन है P1 इज इक्वल टू A माइनस का BQ1 और इसका अलग है P2 इज इक्वल टू C माइनस का DQ2, ठीक है, दोनों का अलग अलग है, तो गाइस दोनों में से कोई एक, बेसिकली दोनों में से कोई एक यहाँ पे फ्लैटर होगा एज कंपेरेटिवली कोई एक स्टीपर होगा, क्योंकि गाइस देखो
प्राइसेस तो सेम नहीं होंगे दोनों के, बिल्कुल अलग अलग होंगे, और अगर प्राइसेस अलग अलग है तो बेटा इनकी इलास्टिसिटी भी डिफरेंट होगी, ठीक है। तो जस्ट आप ऐसा मान लो जैसे कि आपको पता है हमारा रिलेशनशिप टाइप चीज है गाइस, दैट इज एट इक्विलिब्रियम। हम लोग मान के चलते हैं कि mr1 जो है वो mr2 के बराबर है। इसका मतलब p1 1 माइनस 1 में e1 एक्जेक्टली इक्वल्स टू p2 1 माइनस 1 में e2, ठीक है, जस्ट ये इसके बराबर है। अब अगर आप यहाँ पे ये मान के चलो कि अगर प्राइस ऑफ फर्स्ट मार्केट इज लेस देन प्राइस ऑफ सेकंड मार्केट, देन दिस इंप्लाइज दैट इलास्टिसिटी ऑफ फर्स्ट मार्केट इज मोर देन इलास्टिसिटी ऑफ सेकंड मार्केट। इसका मतलब ये हो जाएगा कि जिस जिस मार्केट की इलास्टिसिटी ज्यादा है उस मार्केट का जो डिमांड कर्व है थोड़ा सा एज कंपेरेटिवली स्टीपर होगा, ठीक है बेटा। सो दिस इज बेसिकली आवर डिमांड फंक्शन। मान के चलो यहाँ से बना लेता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। सो दिस इज आवर डिमांड फंक्शन एंड उसी अकॉर्डिंगली बेटा ये हो जाएगा हमारा, अलग कलर से बना लेता हूँ यहाँ से। सो दिस इज आवर mr1, ठीक है, डिमांड 1 और mr1। सिमिलरली ये थोड़ा सा, मैं इसको थोड़ा सा और ठीक कर लेता हूँ, थोड़ा सा फ्लैटर बनेगा एज कम्पेयर उनसे। दिस इज डिमांड 2, दिस इज mr2, व्हाट इज। तो एक पॉइंट पर अब देखो समझना, mr is equals to mc, mr is equals to mc, ठीक है। तो दिस इज बेसिकली आई थिंक q1 मान लो इसको बेसिकली, एंड दिस इज p1, ठीक है, p1। आई थिंक पता क्या है, थोड़ा सा डायग्रामेटिकली में थोड़ा इशू है। आप बस यहाँ पे चलो मत बनाओ, बस ये चीज ध्यान रखना गाइस, डायग्रामेटिकली वो ये होगा कि प्राइस ऑफ फर्स्ट मार्केट इज लेस देन प्राइस ऑफ सेकंड मार्केट, ठीक है। जस्ट कुछ इस टाइप से बन के चलो, थोड़ा सा डायग्राम, मतलब ये तो स्टीप पर देखो, इसको मैंने थोड़ा सा फ्लैटर कर दिया, मुझे इसको थोड़ा सा ऐसा बनाना चाहिए था और स्टीप पर। अब ठीक है, इसके हिसाब से ये आया इसका P1, मैंने ट्राई के सही बन जाए ये, और यहाँ से ये आया जी P2, ठीक है। अब सही है, ठीक है गाइस, एंड दिस बेसिकली क्यूब, दिस इज बेसिकली इक्विलिब्रियम जो हम सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और सॉरी थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का इक्विलिब्रियम यहाँ पे जस्ट बना रहे हैं गाइस। देखो कॉन्सेप्चुअली अगर बात करो तो ये तो यहाँ पे कंप्लीटेड है ये वाला टॉपिक, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली अगर हम लोग यहाँ पे बात करें, मेरी बात न्यूमेरिकल व्यूज की, ठीक है बेटा, जो न्यूमेरिकल व्यूज है बिकॉज वो तो आपको पता है कि मेरी न्यूमेरिकल क्लास से इस पर अलग ही होगी, ठीक है बेटा। यहाँ तक मेरी बात आपको समझ में आती है अच्छे से, ठीक है बेटा। अच्छा इसमें ना बेटा एक तो सेकेंड डिग्री रह गया है, सेकेंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। और गाइस हमारा रह गया मोनोपोली है, मतलब मोनोपोली हैजंट सप्लाई फंक्शन, मतलब मोनोपोली का सप्लाई फंक्शन नहीं होता है। और तीसरी चीज यहाँ पे रह गई टू पार्ट टैरिफ, ठीक है। तो ये 3 टॉपिक्स रह गए, और इसमें मैं गाइस इतना रखता हूँ, नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको 2 टॉपिक्स कराऊंगा, एक तो सेकंड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन और एक कराऊंगा गाइस मोनोपोली का सप्लाई फंक्शन नहीं होता वाला टॉपिक। एंड उसके बाद की एक क्लास और होगी गाइस जिसके अंदर मैं आपको 2 पार्ट टैरिफ चीज समझाऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली इससे रिलेटेड 2 क्लासेस मोर देन एनफ। तो अभी तक गाइस यहाँ तक पढ़ लीजिए, फिर गाइस नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं अपने 2 टॉपिक्स कवर कर लूंगा, ठीक है बेटा। ओके फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।